हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस यूनिट नंबर 2 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे लखनऊ पैक्ट ने दोनों के मुस्लिम लीग और कांग्रेस की डिमांड्स को और कंसर्न को कैसे उसने एड्रेस किया। तो इसके लिए पेज नंबर 24 और 25 पे इसका आंसर है। लखनऊ पैक्ट का क्वेश्चन पेज नंबर 24 में यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लोग और ये पूरा पेज होगा और नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे एनालिसिस होगा वहाँ पे ख़त्म करना है। यहाँ से नज़र भी आ रहा है कि कहाँ पे एंडिंग हो रही है, जहाँ लिखा है खिलाफत मूवमेंट 1919, इससे ऊपर ख़त्म होगा लॉन्ग वन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे इसने फ़ायदा दिया मुसलमानों को और हिंदुओं को। सबसे पहले तो जो दोनों का इंटरेस्ट था ना म्यूचुअल, पहले देखते हैं कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था मुस्लिम लीग को, तो ये ऊपर हेडिंग लिखी हुई है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। सेकंड हेडिंग क्या होगी, प्रोविंशियल अटानमी, मतलब सूबों को खुद मुख्तारी मिल गई थी, सूबे के पास पावर्स आ गई थी। तीसरी थी कि ये मुसलमानों का इंटरेस्ट है कि मुसलमानों को सेंट्रल काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिल गई थी। और फोर्थ क्या है कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट जो प्रोटेक्शन मिली थी, तो ये भी मुसलमानों का इंटरेस्ट हो गया। दोनों का क्या इंटरेस्ट था, दोनों का इंटरेस्ट ये था कि दोनों को एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन मिल गई थी। और इसके अलावा और क्या हुआ था, दोनों का इंटरेस्ट किस में था, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के अलावा यानी मुसलमान साथ दे रहे थे हिंदुओं का और हिंदू साथ कांग्रेस का भी दे रहे थे मुसलमानों का साथ। कलेक्टिव बारगेनिंग पावर हो गई थी, दोनों मिल के काम कर रहे थे। और फाउंडेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट्स इन्होंने रख दी थी कि आइंदा भी जो मूवमेंट्स होंगी अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो दोनों जमातों को फ़ायदा होगा और इससे दोनों को फ़ायदा होना है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये एक स्ट्रॉन्ग पावर बन के उभरेंगे। तो ये दोनों गए थे, ठीक है। तो मुसलमानों को यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ, उन्हें पॉलिटिकली रिकग्निशन मिल गई, मुसलमानों के इंटरेस्ट सेव हो गए और उनकी लेजिटिमेसी इंक्रीज़ होगी, यानी उनको कानून बनाने वाले इदारों में सीट्स मिल गई, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे। तो आगे चलते हैं, इसी का अगले हेडिंग्स देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ फिफ्थ हेडिंग ये है कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में हेडिंग है। और सिक्स्थ हेडिंग है आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम सीट। सेवन्थ हेडिंग इज़ लेजिस्लेटिव राइट्स। इसका मतलब होता है कि मुसलमानों को और कांग्रेसी नुमाइंदों को कानून साजी का हक़ मिल गया था, वो किसी भी कानून को पास करने के लिए रोकने की उनके पास सलाहियत आ गई थी। और लास्ट वन है कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी सेपरेट हो गई थी। इलेक्टेड मेंबर्स वो होते हैं जिनको वोट के ज़रिए, इलेक्शन के ज़रिए सेलेक्ट किया जाए, और नॉमिनेटेड वो होते हैं जिनको खुद नॉमिनेट करे गवर्नमेंट, आगे किसी फर्दर कोई असाइनमेंट उनको दे दे, जैसे कि कोई असाइनमेंट दे दी, किसी को वज़ीर बना दिया, किसी को कोई और ओहदा दे दिया, तो वो नॉमिनेटेड होंगे। एंड पे आएगा इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट, तो ये भी करना है आपने। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग वन क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसी के साथ ही क्वेश्चन 2 स्टार्ट होगा, ये वाला। यहाँ से सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका कि खिलाफत मूवमेंट का क्या एम था, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे। तो वेरी फर्स्ट हेडिंग इज़ बैकग्राउंड, ये यहाँ पे ख़त्म होगी जहाँ पे ब्रैकेट लगी है। जहाँ पे ब्रैकेट नई स्टार्ट हो रही है, यहाँ से नई हेडिंग स्टार्ट होगी जो है एम ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट का क्या एम था, ये ख़त्म होगा लाइन नंबर 4 में जहाँ लिखा है टर्की। इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, तो तीसरी हेडिंग स्टार्ट होगी, वो है 3 मेन डिमांड्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो 3 मेन डिमांड्स देखनी है हमने इसमें। ये हेडिंग यहाँ से यहाँ तक ख़त्म होगी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी प्रोमिनेंट लीडर्स कर लें या प्रोटेस्ट रैलीज़ कर लें। ये प्रोमिनेंट लीडर्स, प्रोटेस्ट रैलीज़, तो प्रोमिनेंट लीडर्स यहाँ से यहाँ तक चौथी लाइन के दरमियान तक हेडिंग आएगी। यहाँ से नई ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, तो नई हेडिंग आएगी, वो कौन सी है, मीटिंग विद ब्रिटिश ऑफिशल्स, नई हेडिंग है। ये ख़त्म होगी हेडिंग जहाँ पे ये ब्रैकेट लिखी हुई है मीटिंग विद ब्रिटिश ऑफिशल्स, यहाँ पे सेकंड लास्ट लाइन में ख़त्म हो रही है जहाँ खिलाफत इंस्टीट्यूशन लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अनफेवरेबल रिस्पॉन्स। अनफेवरेबल रिस्पॉन्स हेडिंग स्टार्ट होगी अनफॉर्चुनेटली से और ख़त्म होगी एंड पे। इसके बाद अच्छा, पहले इसी को मैं एल्बोरेट कर लूँ। तो सबसे पहले बैकग्राउंड क्या था खिलाफत मूवमेंट का,
कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुकी थी, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुकी थी। तो क्या हुआ, खिलाफत उस्मानिया ख़त्म होगी जो कि उस्मान ने बनाई थी। तो इसका मेन खिलाफत मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन एम क्या था, बड़ा इरादा क्या था इसका, कि उन्होंने क्या करना था कि मुसलमानों का जो खिलाफत वाला ओहदा था उसको बरकरार रखना था। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो छोटे छोटे मकासद थे कि मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को महफूज रखा जाए, तुर्की की में खिलाफत ख़त्म ना, और था कि जितने भी तुर्की के इलाके हैं उनको वैसे इस्लामत रखा जाए। प्रोमिनेंट लीडर कौन से थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, मौलाना शौकत अली हैं, मौलाना अब्दुल बारी वगैरह, ये प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इसके। मीटिंग विद ब्रिटिश ऑफिशल्स, इन लीडर्स ने ब्रिटिश ऑफिशल्स यानी ब्रिटिश के जो उस वक्त थे ऑफिसर, उनसे मुलाकात की और अपनी डिमांड्स रखी। क्या डिमांड्स थी, ये जो ऊपर हमने 3 बयान की हैं। फिर जब इनकी मीटिंग हुई तो ये मीटिंग क्या सक्सेसफुल रही? नहीं, ये मीटिंग नाकाम हो गई थी। क्यों नाकाम हो गई थी? क्योंकि तुर्की ने शिकस्त खाई थी वर्ल्ड वार में, तो तुर्की को और उसके साथियों को शिकस्त हुई, तो इस तरह खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे नाकाम हो गई। इसी का क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट आगे है, वो देखते हैं। इस पेज पे सिर्फ आपने यहाँ ड्यूरिंग से स्टार्ट करना है, हेडिंग देंगे, और ड्यूरिंग से लेकर इस पेज पे ड्यूरिंग से टाइटल तक हो गया, बस इतना ही कि गांधी ने इस खिलाफत मूवमेंट में क्या काम किया। मुसलमान और हिंदू दोनों मुत्तहिद थे और खिलाफत मूवमेंट में उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। तो गांधी जी ने इनसे कहा था कि तमाम जितने भी एजुकेशनल या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं ना, इदारे हैं, अदालतें, सब कुछ उनका बायकॉट किया जाए। तो ये यहाँ तक करना है आपने। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है गांधीज डिसीजन। फिर गांधी का क्या डिसीजन था, ये आप करेंगे यहाँ तक, मूवमेंट तक। तो गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, और इसे कॉल ऑफ होता है ख़त्म कर देना, मुलतवी कर देना। तो यहाँ पे ये खिलाफत मूवमेंट ख़त्म होगी। तो बाकी जो कटा हुआ है वो आपने नहीं लिखना। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी ये इसका एनालिसिस या रिज़ल्ट्स की। तो रिज़ल्ट्स क्या निकला था कि मुसलमानों को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि आइंदा किसी भी नॉन मुस्लिम लीडर पर, दूसरों पर एतबार नहीं करना, अपने बलबूते। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने कैसे मुसलमानों पे मुजालिम ढाए अपने दौरे हुकूमत में। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ 1937 में आई थी पावर में, और कितने सूबों में उन्होंने विन की थी सीट्स, 8 सूबों में 11 में से। तो कांग्रेस की हुकूमत 8 सूबों में बन चुकी थी। तो उन्होंने कैसे मुजालिम ढाए मुसलमानों के ऊपर, ये देखते हैं। तो खिलाफत मूवमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद स्टार्ट हुई थी, और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगी। तो 1937 से 1939 तक ये जो वाक़यात हुए हैं इनको हम देखते हैं। तो तमाम हेडिंग्स हाईलाइट हुई हुई हैं। पहली है होस्टिंग ऑफ फ्लैग्स, वंदे मातरम उनका जो एंथम था, वदिया मंदिर स्कीम है, वर्दा स्कीम, अटैक्स ऑन मुस्लिम जिस तरह अभी भी हो रहे हैं, फिर रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़, ये हेडिंग आ जाएगी। तो पहली हेडिंग थी हमारी कि होस्टिंग ऑफ कांग्रेस पार्टीज़ फ्लैग। अच्छा, वैसे तो मुल्क के ऊपर अपना मुल्क का झंडा लहराया जाता है जो मुल्क का कौमी निशान होता है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, अपना पार्टी का झंडा तमाम इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के ऊपर लहराया। फिर क्या किया, वंदे मातरम जो उनका तराना था जिसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ नेगेटिव फीलिंग आती हैं और मुसलमानों का नेगेटिव इमेज आता है, उसको वो डेली चलाते अपने स्कूल्स में। वदिया मंदिर स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। ये स्कीम बेसिकली इसका मकसद ये था कि मुसलमानों का कल्चर ख़त्म कर दिया जाए और मुसलमानों को किस में क्या बना दे, हिंदुइज़्म में कन्वर्ट कर दे, ताकि मुसलमानों की आइडेंटिटी शनाख्त ख़त्म हो जाए और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कौम हो जाए और वो हिंदूज़ हों। वर्दा स्कीम का क्या था, इस स्कीम का मकसद ये था कि जितने भी इम्पोर्टेंट हिंदूज़ लीडर हैं उनके लिए मुसलमानों के दिलों में भी रिस्पेक्ट डाली जाए, मुसलमान उनके लिए एहतराम शो करें। इसके बाद लास्ट हेडिंग है अटैक्स ऑन मुस्लिम्स के ऊपर मसाजिद में हर जगह अटैक करते अगर वो किसी कांग्रेस के अलावा किसी भी और पार्टी से वाबस्तगी शो करते। तो फिर आखिरकार मुसलमानों को कांग्रेस मिनिस्ट्री से निजात मिली, और ये कब हुआ, 1939 नवंबर में। और जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने रिज़ाइन किया
तो कायद-ए-आज़म के सजेशन पे मुसलमानों ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया, यानी यौम निजात मनाया। किससे निजात मिली थी? कांग्रेस मिनिस्ट्रीज से। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ डे ऑफ डिलीवरेंस, व्हेन इट इज़ सेलिब्रेटेड। तो इसको यहाँ से यहाँ तक करना है और बाकी ऊपर वाली 3 लाइंस कटिंग कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं हम लोग लाहौर रेजोल्यूशन का। इसमें भी जहाँ जहाँ ब्रैकेट स्टार्ट होंगी वहाँ से नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होगी, और हेडिंग्स ऊपर लिखी भी हैं और कुछ बॉक्सेस के अंदर हैं। तो देखते हैं। तो लाहौर रेजोल्यूशन स्टार्ट हो रही है। पहले तो थोड़ा सा आप यहाँ तक लिखेंगे, पार्क तक। इसके बाद अगली हेडिंग होगी डिमांड फॉर सेपरेट कंट्री। ये हेडिंग बनाएंगे और ये चलेगी आपकी हेडिंग यहाँ तक, इन द सेशन तक। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनेगी प्रेसिडेंशियल स्पीच। ये कायद-ए-आज़म की होगी स्पीच। ये हेडिंग चलेगी आपकी यहाँ तक, वर्शिप स्टाइल तक। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ ऑफ कम्युनिटीज़। ये हेडिंग आएगी आपकी 1 तक। फिर इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी रेजोल्यूशन, और ये चलेगी 1940 तक। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी बेसिक प्रिंसिपल्स। ये हेडिंग दे के आप यहाँ से लिखेंगे द रेजोल्यूशन सेड। यहाँ से चलेगी ये हेडिंग आपकी प्रिंसिपल्स तक, और जो येलो सा हुआ है ना 2 दफ़ा यहाँ पे, और ये इसको काट देंगे आप, तो बेसिक प्रिंसिपल की हेडिंग यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी। अगली हेडिंग होगी, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। सॉरी, इससे पहले हेडिंग आएगी यहाँ से जियोग्राफिकली कंटिजीनियस यूनिट्स। जियोग्राफिकली कंटिजीनियस यूनिट्स का मतलब है जो इलाके जुड़े हुए हैं जियोग्राफिकली, यानी जो इलाके मिलते हैं आपस में ना। तो पहला इसका क्या बेसिक प्रिंसिपल था? जियोग्राफिकली कंटिग्विटी। कंटिग्विटी कहते हैं ऐसी जगह जो कि जुड़ी हुई हो, इलाके मिलते हों। फिर दूसरा प्रिंसिपल क्या था इसका, कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएंगे उन इलाकों में जो कि पाकिस्तान बनेंगे। और तीसरा प्रिंसिपल इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया था कि अटानमस होगी गवर्नमेंट जो बनेगी, मतलब उस पर कोई नो इम्पोजिशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, यानी इस गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी जो मुल्क बनेगा ना उसके ऊपर बाहर से किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी इस पर अमल दखल नहीं होगा। और इसके बाद ये लास्ट एनालिसिस रिएक्शन। तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं, और ये तो आपने 8th में भी पढ़ा हुआ अच्छी तरह से। तो इसमें डिमांड क्या की गई थी कि हम मुसलमानों को एक सेपरेट कंट्री दिया जाए, और इसमें जो प्रेसिडेंशियल स्पीच थी ये कायद-ए-आज़म ने डिलीवर की थी। और क्या डिमांड की थी कि मुसलमानों को एक अलग कंट्री दें, वो एक अलग कौम है, अपनी उनकी एक शनाख्त है। तो ये जो लिखा है ना डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़, मतलब मुसलमानों की अलग पहचान है हर लिहाज से, अकायद के लिहाज से, इबादत के लिहाज से, अपने वे ऑफ लाइफ के लिहाज से। तो इसके बाद रेजोल्यूशन जो मेन पॉइंट पे है ये फजलुल हक साहब ने पेश की थी, जो कि चीफ़ मिनिस्टर हैं बंगाल के। ये MCQs में आ सकता है। और इसमें 3 बेसिक प्रिंसिपल थे। पहला क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पहला कौन सा है? पहला है जियोग्राफिकली कंटिग्विटी। इसका मतलब है जियोग्राफिकली कंटिग्यूटी का मीनिंग ये है कि जो इलाके जुड़े हुए हैं और जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं उनको एक स्टेट बना दी जाए या एक सूबा बना दिया जाए जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर होगा, जैसे पाकिस्तान में है। ठीक है। दूसरे है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है। इसकी बेसिक डिमांड ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाई जाएँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेहतरी लाई जाए, कानून अच्छा बनाया जाए। और वो क्या हो कि कानून ये हो कि जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं या कोई भी कौम जहाँ ज़्यादा है वो ऐसा कानून ना हो कि वो मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ में ट्रांसफ़र ना हो जाए, यानी ये कानून हो। और तीसरा ये था कि जो इलाके होंगे जिनका एक कंट्री बनाना है या जो सूबे होंगे ना, इन सब सूबों को मिला के जब कंट्री बनाएंगे तो ये खुद मुख्तार हो, ये किसी के अंडर ना हो। फिर रिएक्शन क्या था मुस्लिम्स का? मुस्लिम्स वर वेरी हैप्पी। क्यों खुश थे? क्योंकि उनके लिए एक वाज़िया लाहेअमल एक प्लान आ गया था उनके आगे, तो फिर उन्होंने आखिरकार पाकिस्तान हासिल किया। लर्नर्स, अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 एट पेज 36। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहली हेडिंग होगी अराइवल ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि वाइसराय था, उसकी आमद हुई थी हिंदुस्तान के अंदर। ये हेडिंग यहाँ पे इंडियंस तक।
इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी निगोसिएशन विद पॉलिटिकल लीडरशिप। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने आके यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जैसे कायदे आज़म हो गए, गांधी, मोती जवाहरलाल नेहरू, उनसे बातचीत की कि इनका सलूशन पूछा कि क्या चाहते हैं आप लोग ना। तो उसके बाद यही हेडिंग यहाँ पे इंडिया तक ख़त्म होगी। नेक्स्ट हेडिंग थी अप्रूवल ऑफ डिवीजन स्कीम। तो दोनों से बात करके उसने एक स्कीम बनाई कि कैसे डिवीजन की जाए हिंदुस्तान की। तो उस स्कीम के अप्रूवल लेने के लिए फिर वो इंग्लैंड गया। तो ये हेडिंग होगी आपकी यहाँ तक, इस इंडिया तक। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है 3 जून। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 जून प्लान हेडिंग है और ये यहाँ 47 तक ख़त्म होगी। तो 3 जून का प्लान ये लेकर आया पार्टीशन के लिए, इनिशियल प्लान यही था। तो इसकी इम्पोर्टेंट क्लासेस क्या थी वो यहाँ तक ये हेडिंग ख़त्म होगी। नेक्स्ट हेडिंग होगी इम्पोर्टेंट क्लासेस, एम इसकी कौन कौन सी बातें थी वो देखते हैं। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो आपकी हेडिंग्स होंगी। पहली है सिंध असेंबली। तो जो पार्टीशन का प्लान था उसके बारे में इन्होंने तय किया था कि सिंध असेंबली फैसला करेगी कि पाकिस्तान में शामिल होना है या हिंदुस्तान में। ऐसे ही रेफरेंडम हुआ, एक तो NWFP में और दूसरा हुआ था सहलट में, जो कि असम का एक डिस्ट्रिक्ट है। रेफरेंडम के ज़रिए अवाम फैसला करेंगे कि किधर जाएंगे, इसकी असेंबली और इसके अवाम। और 3rd पॉइंट क्या था, पंजाब और बंगाल की कानून साज इदारे फैसला करेंगे कि किधर जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान में। बलूचिस्तान का शाही जिरगा फैसला करेगा। और इसके बाद जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो फौरी तौर पर अब कुछ अरसे के लिए चलाया जाएगा। तो वो 1935 का एक्ट वहाँ पर 1935 का एक्ट उसको लागू किया जाएगा और वो कुछ अरसे के लिए होगा, जब तक कि गवर्नमेंट अपना कानून ना बना ले। जैसा कि पाकिस्तान में भी ये लागू रहा। तो जब अपना पाकिस्तान का आइन बन गया 1956 में, तो फिर ये ख़त्म हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट्स जितनी भी हैं, जो शहज़ादे जिनके मालिक होते हैं, वो ख़ुद फैसला करेंगी कि हमने किस इलाके में शामिल होना है। जैसा कि टीपू सुल्तान का इलाका था ना, तो वो प्रिंसली स्टेट की एग्जांपल में आएगा। जिस तरह के वो पूरा इलाका जो कि कोई शहज़ादा मैनेज कर रहा हो तो उसे कहेंगे प्रिंसली स्टेट्स। स्टूडेंट्स, वीडियो लंबी ना होने के डर से मैंने मुख्तसरन एक्सप्लेन किया है। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।